नमस्कार बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हो। आज की शुरुआत में करने जा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, यानी आवेश का संरक्षण। ये पहला होगा जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों यहाँ पर एक शब्द और भी मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को कहा जाता है पृथक निकाय। पृथक निकाय तो बच्चों ऐसा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना तो उत्पन्न कर सकते हो, ना ही उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और ना ही उसका विनष्ट होता है। तो बच्चों ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है यह ठीक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह ही है। जैसे आप यह कहते हो कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा बराबर होता है। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते। यही प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। तो ये रहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चे इसके एग्जाम्पल को आप देखें, एग्जाम्पल के द्वारा इसे आप समझ सकते हो। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। आप यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन को वॉच करो। Na ये पॉजिटिव आयन है और ये क्लोरीन नेगेटिव आयन, और दोनों मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये हो गया प्रोडक्ट। तो यदि आप रिएक्टेंट्स के टोटल चार्ज को आप देखोगे तो आपको 0 मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ सोडियम पर जो +1 यूनिट चार्ज है और ये क्लोरीन है इस पर -1 यूनिट चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 आ रहा है। और अब आप प्रोडक्ट की चार्ज देखिए, NaCl ये एक मोलिकुल है और मोलिकुल तो न्यूट्रल होता ही है, यानी इसका भी चार्ज 0 ही है। ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन में। आप देखें दूसरा एग्जाम्पल, आप देखें यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, वो है रेडियो एक्टिविटी में। आप देखें इन रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी के एक एग्जाम्पल का आप देखें, जैसे यूरेनियम 92 238 है, यह थोरियम 9234 प्लस अल्फा पार्टिकल में टूटता है, ये देखिए 24। अब आप इस रिएक्शन को देखें, ये जो रेडियो एक्टिविटी का ये फेनोमेनन है, इस फेनोमेनन में आप देखें यह भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो टोटल चार्ज है, यहाँ देखिए ये जो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब ये है कि इसके पास 92 प्रोटॉन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो चार्ज है ये 92 टाइम्स है क्वांटम ऑफ चार्ज का, जिसको हम लोग स्मॉल ई से दिखाते हैं। और आप इस साइड आइए, दूसरे साइड आइए, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें यहाँ पर 90 एटॉमिक नंबर 90 है, तो इसका मतलब 90 प्रोटॉन्स हैं, तो 90 और फिर ये हीलियम का हो गया 2 तो +2e, तो आप देखिए यहाँ भी 92e ही है। यानी जो यहाँ आप देख रहे हैं इनिशियल चार्ज 92 टाइम्स है क्वांटम ऑफ चार्ज का, और ये भी 92 टाइम्स ही है, यानी चार्ज यहाँ भी कंजर्व है और यह भी एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तीसरे एग्जाम्पल में मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे कि न्यूक्लियर फिजन की एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। न्यूक्लियर फिजन में आप देखें कि ये यूरेनियम 92 235, अगर इस पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से अटैक करा जाता है तो फिर जो हमें मिलता है ये रहा बेरिलियम 56 141 प्लस क्रिप्टन क्या, ये रहा 36 92, और फिर यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन भी आपको यहाँ पर मिलता है 01। अगर आप देखें यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है बच्चों, इस रिएक्टेंट्स के टोटल चार्ज को देखिएगा तो इसको 92 प्रोटॉन्स है, यानी 92 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 92 है।
तो यहाँ पर चार्ज हो गया 92E, और यहाँ पर 0 तो +0, और ये हो गया आपका 92E। और अब आप इस साइड आइए, दूसरी साइड आइए, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर 56E, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 56 है तो 56E प्लस यहाँ पर 36E, और फिर यहाँ पर तो है ही नहीं, वहाँ हो गया 0। तो आप देखें कि नेट जो चार्ज इसका आ रहा है वो 92E के बराबर ही आ रहा है। तो बच्चों इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से भी आपको पता चल रहा है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है, वो हमेशा बराबर रहता है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं आपको अगले एग्जाम्पल में ले चलता हूं, नंबर 4 में। इनिहिलेशन, इसे प्रलय हम लोग बोलते हैं। प्रलय मतलब होता है नष्ट होना। प्रलय, जब कुछ भी नष्ट हो जाता है तो उसे प्रलय कहा जाता है। तो बच्चों ऐसा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पोजिशन, दैट मीन एंटी इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे बिल्कुल ही क्लोज आते हैं, काफी नजदीक आ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और वहां से 2 गामा फोटॉन्स निर्गत होता है। और दोनों ही गामा फोटॉन का जो एनर्जी होता है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आइए मैं आपको इसे डायग्राम के द्वारा दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये रहा एंटी इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये एंटी इलेक्ट्रॉन है तो E पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये दोनों बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो जैसे ही दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको पोजिशन बोलते हैं, दोनों नष्ट हो जाता है और आपको मिलता है 2 गामा फोटॉन्स। एक पहले ये रहा, फिर यहाँ पर आपको दूसरा गामा फोटॉन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो 2 गामा फोटॉन्स यहाँ से निर्गत होता है, और प्रत्येक गामा फोटॉन्स का जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी आपको 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और ये जो फेनोमेनन है बच्चों, इस फेनोमेनन को ही प्रलय बोलते हैं, जोरे का प्रलय बोलते हैं। जोरे का प्रलय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन दोनों का जो पेयर है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं जोरे का प्रलय बोलते हैं इसको, इस घटना को। और इस घटना में आप देख सकते हो कि ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको पोजिशन कहते हैं, और ये कन्वर्ट हो गया 2 गामा फोटॉन्स में। और आप देखिए यहाँ पर अगर आप चार्ज देखें -1 यूनिट, और यहाँ चार्ज देखें +1 यूनिट, ये हो गया 0। और फोटॉन को तो चार्ज 0 होता है, 0 + 0 = 0। यानी इस घटना में भी नेट चार्ज कंजर्व है, वो बिल्कुल बराबर। एक और फेनोमेनन आपको बता देना चाहता हूं, वो है पेयर प्रोडक्शन। ये देखिए पेयर प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो बच्चे जो युग्म उत्पादन है, इस घटना में क्या होता है, जब एक गामा फोटॉन जिसकी की एनर्जी 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक होता है, वह किसी भी न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक से गुजरता है, बिल्कुल नजदीक से, न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक से। तो बच्चों आप जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, उसके कारण से उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से जब एक गामा जिसका कि एनर्जी 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह उस मटेरियल को इनहेलेट कर देता है, और उस कंडीशन में उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको पोजिशन कहते हैं वो निर्गत होता है। और ये जो फेनोमेनन है, यह फेनोमेनन युग्म उत्पादन यानी पेयर प्रोडक्शन कहलाता है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो गामा है ये ब्रेक कर जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको कि पोजिशन कहते हैं। और इस घटना में आप देखें बच्चों, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आप गामा का जो चार्ज होगा वो 0, तो इनिशियल चार्ज 0, और देखिए फाइनली -1 यूनिट, +1 यूनिट, ये भी 0। तो ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा बच्चों, जिसमें कि पहला मैंने एक केमिकल रिएक्शन का रखा, दूसरा रेडियो एक्टिविटी का, तीसरा न्यूक्लियर फिजन का, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है।
चौथा ये आप एनिलेशन का और फिर ये पेयर प्रोडक्शन का आप सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ आप समझ सकते हो कि प्रत्येक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो बिल्कुल बराबर बना रहता है। तो बच्चों इन सभी का पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप www.cogentclasses.com पर आप आ जाओगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा, या नहीं तो आप एक मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो 7004734855, इस पर भी आप मेरे साथ संपर्क करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। तो आगे की जानकारी के लिए बोर्ड तो साफ होना ही चाहिए। चलिए मैं जस्ट थोड़ी देर में आपके साथ फिर जुड़ता हूं। आइए बच्चों, अब मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था क्वांटम ऑफ चार्ज। बच्चों मैंने आपको बताया था कि फ्री चार्ज का मिनिमम वैल्यू जो किसी भी पार्टिकल या सिस्टम पर एग्जिस्ट कर सकता है वह चार्ज का क्वांटम कहलाता है। और मैंने आपसे समझाया था कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वह क्वांटम ऑफ चार्ज के बराबर होता है। तो बच्चों ऐसा ये आखिर ये क्वांटीकरण क्या है? तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये है कि किसी भी सिस्टम पर जो नेट चार्ज होता है वह चार्ज की क्वांटम का कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल यानी पूर्ण संख्या का गुणज होता है। इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। आखिर यह क्यों होता है बच्चों? बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आवेश प्राप्त होने का जो मूल कारण है, जो बेसिक कॉज ऑफ राइजिंग ऑफ चार्ज है, वह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो बच्चों आप स्वतः सोचो कि जब भी ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, 4 का होगा, 10 का होगा, 50 का होगा। लेकिन बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता। तो जब भी होगा तो पूर्ण संख्या में होगा। इसीलिए जो चार्ज होगा वो आवेश के क्वांटम का यानी चार्ज के क्वांटम का पूर्ण संख्या का गुणज होता है। यही प्रिंसिपल जो है बच्चों क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो क्वांटाइजेशन के अनुसार से जाहिर है कि जो नेट चार्ज होगा क्यू, या चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, ये n इंटू ई हो। अब आप देख सकते हो वेयर यानी जहाँ पर ये जो ई है ये क्वांटम ऑफ चार्ज है जो कि 1.602 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। और ये जो n है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये एक पूर्ण संख्या होता है। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन है इससे मेरे समझ में क्या आ रहा है, हमें क्या समझना चाहिए, वो ये कि ये चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू, जो सबसे कम वैल्यू चार्ज का जो कि आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है किसी पार्टिकल को, एक सिस्टम को, वह निश्चित रूप से n बराबर 1 देने से मिलेगा। और n की वैल्यू अगर आप 1 रख लेते हैं, यहाँ 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ई। इसका मतलब ये हुआ चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, 1.602 × 10⁻19 कूलम। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज का जो कि किसी पार्टिकल या किसी सिस्टम को प्राप्त हो सकता है। बच्चों ऐसा है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो मिल्टन के द्वारा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हुआ था। तो मिल्टन साहब जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिल्टन साहब ने चार्ज की क्वांटाइजेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। तो इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का श्रेय मिल्टन साहब को जाता है। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखोगे कि इसकी क्वांटाइजेशन की प्रूफ मिल्टन साहब ने किया था। अब आइए बच्चों यहाँ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राय यहाँ पर आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वांटाइजेशन है यह मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी कोई एविडेंस नहीं है और इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब ये हुआ कि जब भी चार्ज का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम या 0.5 कूलम, तो वहां मुझे क्वांटाइजेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? अभी आप सोचो तो क्यों? इसीलिए बच्चों क्योंकि जो चार्ज का क्वांटम है ये 10⁻19 कूलम में आता है। ये काफी छोटा वैल्यू है।
इसीलिए जब भी आप बड़ा वैल्यू के चार्ज को चेक करते हो तो वहां पर क्वांटाइजेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आते हो, यानी बहुत ही छोटा चार्ज के बारे में आप बात करते हो, तो वहां पर आपको क्वांटाइजेशन लगाना जरूरी हो जाता है। जैसे आप ये देखिए, आपसे अगर ये सवाल कोई पूछ दे, ये देखिए एक सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया, क्या एक पार्टिकल को 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम का चार्ज प्राप्त हो सकता है? अब इसे चेक करना है। अगर इस चार्ज की वैल्यू का आप देखो, ये जो चार्ज है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बच्चों काफी छोटा चार्ज, बहुत छोटा चार्ज। तो सबसे आसान तरीका है, बिना कदम चले आप जवाब दे सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या यह चार्ज, ये जो चार्ज है, यह क्वांटम ऑफ चार्ज से छोटा है। अगर उससे छोटा है तो आंसर, तो तुरंत आप बोल दीजिए नो, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर बड़ा है तो आपको चेक करना पड़ता है। चलिए मैं आपको चेक करने के लिए सिखा देता हूं। आपको क्या करना है, आपको ये करना है। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है Q, ये आपको दिया हुआ 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम दिया हुआ है। और जो होता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से आप जानते हैं, Q इक्वल टू होता है ±NE। तो बच्चे यहाँ पर N को आप निकाल कर देखोगे तो ये हो जाएगा Q डिवाइड ±E। चार्ज 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम आपको दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी हम प्लस साइन का यूज करेंगे, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसे डिवाइड करते हो, सॉल्व करते हो, तो ये देखिए 1.6 से इसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1, दैट मीन 3/10। बच्चों ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये जो 3/10 है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये जो चार्ज है ये संभव नहीं है, इसलिए कि यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप ये कहोगे कि यह चार्ज संभव नहीं है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ये क्वेश्चन देखिए। आप अब आप इस सवाल को देखिए, क्या एक पार्टिकल पर 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज प्राप्त हो सकता है? अब इस सवाल को आप देखें। आप अगर देखेंगे तो ये जो क्वांटम ऑफ चार्ज है उससे ये बड़ा वैल्यू, लेकिन फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर n फ्रैक्शनल नंबर आ गया तो ये संभव नहीं होगा, लेकिन अगर कंप्लीट इंटीग्रल नंबर आता है तो ये संभव होगा। आइए चेक करते हैं हम सभी। इसके सॉल्यूशन आप देख सकते हो, यहाँ पर Q जो दिया हुआ आपको ये हो गया 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम। और फिर अगर आप क्वांटाइजेशन से जानते हो, आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है तो आपका तो Q इक्वल टू ±NE और फिर N इक्वल टू Q डिवाइड ±E। आप यहाँ वैल्यू रख लो 3.2 10⁻⁻18 कूलम, और यहाँ प्लस चार्ज है इसलिए प्लस में ही रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये 2 × 10 हो जाएगा, ये हो गया आपका 20। तो n इक्वल टू 20, ये एक पूर्ण संख्या,
ये जो n इक्वल 20 है यह एक पूर्ण संख्या है, ये कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू है, इसलिए यह 4 संभव है, बिल्कुल संभव है। तो आपका आंसर होगा कि यह 4 संभव है। यानी यह 4 बिल्कुल संभव है। तो बच्चों आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे सॉल्व करने के लिए जरूर सीख लोगे। बच्चों हम सभी चालक के बारे में जानकारी लेते हैं कि चालक क्या होता है। ये तो आपने सुना ही है चालक के बारे में, कुछ चालक के बारे में आपने सुना है। प्रायः बच्चों के दिमाग में यह बात होता है कि चालक वह होता है जिससे कि विद्युत धारा पास करता है। तो बच्चों मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक लोहे का छड़ है, लोहे का छड़ है, तो क्या इससे विद्युत धारा पास कर रहा है? और अगर विद्युत धारा पास नहीं कर रहा तो ये चालक नहीं है? ये गलत भ्रांति है। एक्चुअली किसी भी चालक से विद्युत धारा का गमन तो तब होता है, यानी आवेश का गमन तो तब होता है जब उसके दो सिरा के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित होता है बच्चों। तो आखिर चालक की विशेषता क्या है, क्या डिफिनीशन होना चाहिए? तो आइए बच्चों, चालक में होता क्या है, चालक और कुचालक में मूल अंतर क्या है? वह ये है कि चालक के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा होता है, और जो कुचालक होता है जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, उसके यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो बच्चों यदि चालक को डिफाइन करना हो तो आप इस तरह उसे डिफाइन करेंगे तो ज्यादा फायदा है कि वह पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होता है तथा उससे सुगमता पूर्वक आवेश का प्रवाह होता है, चालक कहलाता है। फिर मैं आपको बता दूं कि वह पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी अधिक होता है तथा उसे आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, अर्थात आसानी से होता है, वह चालक कहलाता है। तो चालक के लिस्ट में अगर आप देखें तो सबसे अच्छा चालक क्या है? तो वो है आपका सिल्वर। ये सबसे बेस्ट चालक होता है, इसलिए इसको मैंने एग्जाम्पल में इसे सबसे आगे रखा है। उसके बाद गोल्ड को आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, मैं सिंबल ही लिख देता हूं, जिंक, कॉपर, प्लेटिनम, कोबाल्ट, इटीसी। तो काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं चालक के। अब आप सोच रहे हैं कि ये कुचालक क्या होता है? कुचालक क्या होता है, जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि वह मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है, वह कुचालक होता है, और उससे आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो इसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर यानी कुचालक। तो दोनों में भी भेद क्या है? चालक में हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अत्यधिक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अत्यधिक। तेज कुचालक है, इसमें आप क्या कहोगे? इसमें आप ये कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य। यानी नेग्लिजिबल होता है। सबसे बेस्ट इंसुलेटर यानी सबसे अच्छा कुचालक जो होता है बच्चों, वो है फ्यूज क्वार्ट्ज। ये सबसे बेस्ट कुचालक है, इसलिए मैंने इसका नाम सबसे पहले रखा है। और सबसे अच्छा चालक जो होता है वो सिल्वर होता है, इसलिए मैंने उसका नाम सबसे पहले रखा। इस लिस्ट में पोर्सिलेन, प्लास्टिक, पेपर, इटीसी, इन सभी से
चार्ज का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, और आसानी से इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होता है। और बच्चों, एक और मटेरियल की जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, वह है सेमीकंडक्टर। इसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं हम सभी। तो बच्चों, ये जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक यानी यह वह मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी यानी जिसका गुण एक चालक और कुचालक के बीच में आता है, वह अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक में तो आप जानते हैं, इसके लिस्ट में, इसके एग्जाम्पल में आपको जाता है प्योर सेमीकंडक्टर जो आता है उसमें सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, यह आपको इसकी लिस्ट में आता है। ये हो गया अर्धचालक। बच्चों, एक और चीज आप याद रखोगे जिससे कि एग्जामिनेशन बार बार पूछता है कि 0 केल्विन पर ये जो अर्धचालक होता है वह किस तरह व्यवहार करता है। तो 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर होता है वह प्योर इंसुलेटर के समान व्यवहार करता है। तो जो आज के भाग में मैं इतना ही रख रहा हूं, और अगले दिन फिर मेरी मुलाकात होगी इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।